गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत कौर है, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर टिगमा। आपका एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर में स्वागत है। आज हम एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन का यूनिट 5 पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, अर्थात हिंदी में इसे कह सकते हैं प्रबंधकीय प्रतिवेदन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। प्रतिवेदन संदेशवहन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखित रूप में या हम रिपोर्ट के रूप में भी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिवेदन कहलाता है। एक व्यवसाय, संस्था या संगठन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना समय पर बहुत आवश्यक होता है, ताकि प्रबंधक द्वारा समय पर संस्था संबंधी निर्णय लिए जा सके, चाहे वह निर्णय नियोजन संबंधी हो, समन्वय संबंधी हो, नियंत्रण संबंधी हो। अतः संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिवेदन तैयार करना अति आवश्यक होता है। प्रतिवेदन को समय पर नहीं तैयार किया जा पाएगा तो इससे संस्था को काफी हानि हो सकती है। अतः प्रतिवेदन को आसान शब्दों में यदि हम समझ सकते हैं तो प्रतिवेदन वह रिपोर्ट होता है जिसमें हम घर बैठकर ही देश विदेश में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी जानकारी घर बैठे ही पा सकते हैं। उदाहरण के लिए समाचार पत्र या पत्रिकाएं, जिसे पढ़कर हम घर में ही यह जान सकते हैं कि देशों विदेशों में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं और किन कारणों से घटित हो रही है। बैंकों में भी जितने भी वर्कर्स हैं अपनी डेली रूटीन की रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने मैनेजर के पास जमा करते हैं, ताकि बैंक संबंधी कार्यविधि पर रोक न लगाई जा सके। अतः किसी भी संस्था को चलाने के लिए रिपोर्ट अति आवश्यक होती है, और रिपोर्ट यदि समय पर तैयार की जा सके तो वह संस्था कभी भी पीछे नहीं होती है, वह संस्था निरंतर आगे चली जाती है। अतः एक संस्था में रिपोर्ट का उतना ही महत्व है जितना कि मानव शरीर में एक रक्त का महत्व होता है। जिस प्रकार बिना रक्त के मानव शरीर नहीं जी सकता है, उसी प्रकार बिना प्रतिवेदन के एक संस्था को नहीं चलाया जा सकता है। अब इसके आगे हम देखते हैं एसेंशियल ऑफ एन आइडल रिपोर्ट। एक अच्छे प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट भी बोल सकते हैं कि एक रिपोर्ट में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है सुटेबल टाइटल। एक प्रतिवेदन का जो टाइटल होना चाहिए वो बहुत ही सुटेबल होना चाहिए। प्रतिवेदन का टाइटल उतना ही सुटेबल होना चाहिए ताकि लोग उसका टाइटल देखकर यह समझ में आ सके कि ये प्रतिवेदन किस आधार पर बनाया गया है। सुटेबल टाइटल का अर्थ होता है कि सूचनाएं कहाँ से इकट्ठा की गई हैं, वो किसके लिए तैयार की गई हैं, इसका स्पष्ट विवरण उस प्रतिवेदन में लिखित रूप से होना चाहिए। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं सिंप्लिसिटी, अर्थात सरलता। प्रतिवेदन बहुत ही सरल होना चाहिए। यहाँ पर सरलता से हमारा आशय है उसकी भाषा से। उसकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिवेदन हम तैयार करते हैं लेकिन देते दूसरों को है, तो प्रतिवेदन में वही भाषा को यूज करना चाहिए जो दूसरे आसानी से समझ जा सके। यदि प्रतिवेदन में हम ऐसी भाषाओं का यूज करेंगे जो दूसरे आसानी से नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे प्रतिवेदन का कोई भी महत्व नहीं होता है। अतः प्रतिवेदन को तैयार करते समय दूसरे लोगों की सहूलियत को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रतिवेदन दूसरे ही पढ़ेंगे। हमने तो तैयार कर दिया है लेकिन प्रस्तुत तो दूसरों के लिए करना है। तीसरा है रूटीन डिटेल। प्रतिवेदन हमेशा रूटीन डिटेल के आधार पर होनी चाहिए। समय अवधि, तैयार करने की तिथि, सूचनाओं की इकाइयां, तैयार करने वाले व्यक्ति या विभाग का नाम स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन में दिया जाना चाहिए। प्रतिवेदन को हम डेली भी तैयार कर सकते हैं, मासिक भी तैयार कर सकते हैं। आप जिस बेसिस पर प्रतिवेदन तैयार करना का मन हो उसी बेसिस पर प्रतिवेदन को तैयार किया जा सकता है, लेकिन प्रतिवेदन समय पर तैयार हो यह जरूरी है। अगला है संक्षिप्तता, कंसिस्टेंस। प्रतिवेदन हमेशा ही छोटा होना चाहिए।
अधिक लंबा प्रतिवेदन होने से सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़ना नहीं चाहता है। अतः एक ही बातों को घुमा फिरा कर प्रतिवेदन में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन जितना भी छोटा होगा, पढ़ने वाला उसे उतनी ही रुचि से उसे पढ़ेगा। अगला पॉइंट है टाइमलाइननेस, समय का उचित ध्यान। प्रतिवेदन को तैयार करते समय समय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बार समय हाथ से चला जाता है तो वो समय वापस नहीं आता है। इसीलिए उचित समय पर प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए, और केवल उचित समय पर तैयार हो जाए और प्रस्तुत ना हो तो भी उस प्रतिवेदन का कोई महत्व नहीं होता है। अर्थात प्रतिवेदन को उचित समय पर तैयार तो किया जाए, लेकिन प्रतिवेदन को उचित समय पर प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। अगर प्रतिवेदन को उचित समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा पाएगा तो संस्था का प्रबंधक संस्था से संबंधित निर्णय नहीं ले पाएगा, और जब तक संस्था से संबंधित निर्णय नहीं लिया जा पाएगा तब तक संस्था को उचित रूप से संचालन करना असंभव है। अगला पॉइंट है शुद्धता, एक्यूरेसी। यहाँ पर शुद्धता से हमारा आशय कोई पानी डालकर या गंगाजल डालकर शुद्ध करना नहीं है। यहाँ पर शुद्धता से हमारा आशय स्पष्टता से है। हमारा प्रतिवेदन जैसा भी हो वो स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का मतलब है सामने वाले को क्लियर होना चाहिए, अर्थात क्लियर। अब हम प्रतिवेदन को क्लियर कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान तरीका है। प्रतिवेदन को यदि हमें क्लियर बनाना है तो सबसे पहला है प्रतिवेदन को मार्जिन के रूप में बनाया जा सके। हमेशा प्रतिवेदन तैयार करते समय मार्जिन देना चाहिए। दूसरा, प्रतिवेदन में पैराग्राफ का यूज करना चाहिए। हमें समय समय पर पैराग्राफ बदलना चाहिए, और अपने प्रतिवेदन को जितना आकर्षित हो सके हमें अपने प्रतिवेदन को उतना आकर्षित बनाया जाना चाहिए। यदि हम प्रतिवेदन को आकर्षित नहीं बना पाएंगे तो उस प्रतिवेदन का कोई महत्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रतिवेदन का स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। प्रतिवेदन में बार बार काट छांट नहीं होना चाहिए। बार बार काट छांट करने से हमारा प्रतिवेदन हमें ही गंदा दिखता है और हम उसे सामने वाले को प्रस्तुत कर देते हैं। तो जितनी भी क्लैरिटी है उस प्रतिवेदन में, चाहे पैराग्राफ के रूप में हो, चाहे आप उसे पैराग्राफ के रूप में कर दीजिए, चाहे किसी भी रूप में, आप अपने प्रतिवेदन को क्लियर सामने वाले को प्रस्तुत करिए। लैंग्वेज क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यदि आपने लैंग्वेज क्लैरिटी का यूज नहीं करोगे तो भी आपका प्रतिवेदन कोई भी महत्व नहीं रखेगा। अगला है मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति का माध्यम। हम प्रतिवेदन को कई माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो होता है रिटन प्रेजेंटेशन, क्योंकि रिटन प्रेजेंटेशन का हमेशा एक प्रूफ होता है। जब भी हम किसी को रिटन रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाला कभी भी अपनी बातों से मुंह नहीं कर सकता है कि हमने उसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। रिटन प्रेजेंटेशन को कभी भी भविष्य में हम प्रूफ के रूप में साबित कर सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस में प्रूफ के रूप में, प्रमाण के रूप में ला सकते हैं। दूसरा आता है ओरल प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम ओरल रिपोर्ट भी तैयार करते हैं, लेकिन ये संस्था के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मौखिक प्रतिवेदन को कोई भी व्यक्ति सामने वाला मुंह कर सकता है कि आपने प्रतिवेदन उसे प्रस्तुत नहीं किया है। तीसरा आता है ग्राफिकल रिपोर्ट। ग्राफिकल प्रतिवेदन में हम अपनी बातों को चित्रों के माध्यम से, आंकड़ों को चित्रों के रूप में, टेबल के रूप में प्रस्तुत करके उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। अर्थात रिपोर्ट को हम अपनी सहूलियत से जैसा चाहें वैसा सामने वाले को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वह होता है रिटन प्रेजेंटेशन। अगला है अट्रैक्टिव। रिपोर्ट हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव से हमारा अभिप्राय क्या है? एक सुटेबल टाइटल होना चाहिए, रिपोर्ट में मार्जिन दिया जाना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के पेपर का यूज करना चाहिए, समय समय पर पैराग्राफ का यूज करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के इंक का, कार्बन का यूज करना चाहिए। हम अपने प्रतिवेदन को जैसा चाहें वैसा प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन प्रतिवेदन ऐसा ही प्रस्तुत करें जो सामने वाले के ऊपर अपनी छाप छोड़े, सामने वाला उसे पढ़कर खुश हो जाए और तुरंत ही अपने हमारे निष्कर्षों को समझ ले। अगला है लागत। प्रतिवेदन की लागत हमेशा कम होनी चाहिए। प्रतिवेदन की लागत कभी भी बढ़ाई जानी नहीं चाहिए। और सबसे लास्ट में
हमारा प्रतिवेदन अप टू डेट होना चाहिए। यदि हमने ऊपर जितनी भी पॉइंट्स को पढ़ा है, हम उतनी विशेषताओं को अपनी प्रतिवेदन में लाकर इंक्लूड कर देंगे तो हमारा प्रतिवेदन अप टू डेट होगा। और यदि किसी संस्था में अप टू डेट प्रतिवेदन का प्रेजेंटेशन किया जाता है तो वो संस्था का प्रबंधक आसानी से संस्था को आगे ले जाता है। आगे ले जाने का यहाँ हमारा अभिप्राय क्या है? आगे ले जाने का हमारा अभिप्राय यहाँ पर ये है कि संस्था में नियोजन अच्छे से होगा, समन्वय अच्छे से होगा, और संस्था में यदि नियोजन समन्वय अच्छे से होगा तो संस्था के प्रबंधक का संस्था पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। ये जो अभी हमने पढ़ा ये हमारे थे, चाहे हम इसे क्वालिटीज ऑफ रिपोर्ट बोल सकते हैं या एसेंशियल ऑफ एन आइडल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। जो आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिपोर्ट, अर्थात प्रतिवेदन की विधियां। तो इसमें हम सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिटर्न रिपोर्ट। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिटर्न रिपोर्ट संस्था के लिए बहुत अच्छी होती है। रिटर्न रिपोर्ट का संस्था को एक फायदा मिलता है कि रिटर्न रिपोर्ट संस्था कभी भी फ्यूचर में रेफरेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात रिपोर्ट देने वाला और रिपोर्ट प्राप्त करने वाला दोनों के पास ये प्रमाण होता है कि सामने वाले ने रिपोर्ट उसे दी है और प्राप्तकर्ता ने उस रिपोर्ट को प्राप्त किया है। रिटर्न रिपोर्ट होने से संस्था या रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति कभी भी भूलता नहीं है कि उसने रिपोर्ट में क्या लिखा है। संस्था कभी किसी बातों को भूल भी जाता है तो वो रिपोर्ट को दोबारा देखकर अध्ययन कर सकता है कि वास्तव में रिपोर्ट में क्या लिखा था और रिपोर्ट के आधार पर ही संस्था के कार्यों को कैसे किया जाना है। दूसरा आता है हमारा इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, अर्थात इसे हिंदी में बोल सकते हैं सूचनात्मक रिपोर्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट किया जाता है कि इसमें केवल सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, अर्थात हम इस रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दे सकते हैं या किसी भी प्रकार पर सुझाव नहीं दे सकते हैं। इस रिपोर्ट में केवल वही सूचनाओं का वर्णन किया जाएगा जिन सूचनाओं के आधार पर हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी और किसी भी प्रकार के सुझाव को इस रिपोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तीसरा आता है एनालिटिकल रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। यह ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें आंकड़ों को सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद उसकी व्याख्या की जाती है और व्याख्या करने के बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है और उसी निष्कर्ष को जिस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है उसे कहा जाता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, अर्थात विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष निकाले गए हैं और निष्कर्ष को जो अपने शब्दों में प्रस्तुत किया गया है वही रिपोर्ट कहलाती है एनालिटिकल रिपोर्ट। अगला रिपोर्ट होता है रिसर्च रिपोर्ट, जिसे बोलते हैं शोधात्मक रिपोर्ट, अर्थात जब व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए शोधकार के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है वो रिपोर्ट होती है रिसर्च रिपोर्ट। जब व्यक्तियों का समूह किसी विषय पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद जब एक निष्कर्ष निकालते हैं और उस निष्कर्ष को अपने शब्दों में वर्णित करते हैं और जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो कहलाता है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च हमेशा एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है और व्यक्तियों के समूह द्वारा भी किया जा सकता है और उसको अपने शब्दों में वर्णित करके जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो कहलाती है रिसर्च रिपोर्ट। अगला आता है ग्राफिकल रिपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया आंकड़ों को हमेशा रिटर्न रूप में या ओरल रूप में ही प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आंकड़ों को हम कभी कभी चित्रों के द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं, चार्ट के द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं, ग्राफ की सहायता से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। चार्ट में पाई गई चार्ट्स, प्रवाह चार्ट्स, बीपी, समविच्छेद बिंदु आदि के आधार पर भी हम अपने आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्राफिकल रिपोर्ट भी बहुत अच्छी रिपोर्ट होती है। इससे अप एंड डाउन की स्थिति को आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगला आता है ओरल रिपोर्ट, अर्थात मौखिक रिपोर्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ओरल रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जो सामने वाले को मुंह से बोलकर प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन बहुत सारी संस्थाओं में इस रिपोर्ट का प्रचलन नहीं है। क्यों? कॉन्फ्रेंस के रूप में भी ये रिपोर्ट की जा सकती है। आमने सामने बैठकर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी ये रिपोर्ट को सामने वाले को दे सकते हैं, लेकिन फ्यूचर पर कभी भी
प्रूफ के रूप में या फ्यूचर रेफरेंस के रूप में हम इस रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी भविष्य में प्रमाण नहीं है कि हमने सामने वाले को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो यदि हम रिपोर्ट के मेथड्स को देखें तो रिटन रिपोर्ट्स और ओरल रिपोर्ट्स में एक ही अंतर है कि रिटन रिपोर्ट्स हम प्रूफ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ओरल रिपोर्ट को हम प्रूफ के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा और आगे के पॉइंट्स को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।